तो चिल्ड्रन, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स और डेफिनेशन सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ लिया था, करेक्ट? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इफ पीपल रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दिया था। प्राइसेस कुछ साल पहले क्या थे और अब क्या थे। 34, 3200 या 1700 का कंपैरिजन था। एंड देयर वी स्टडीड कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ चेंज प्राइसेस ईयर्स, प्राइसेस जब बढ़ गए तो अकॉर्डिंगली वील डिसाइड कि हमको अपने एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बढ़ानी है। तो हैड देयर बी नो स्टैटिस्टिक्स चिल्ड्रन, क्या ऐसे डिसीजंस गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए लेना पॉसिबल है कि कितना सैलरी बढ़ाया जाए? नो। तो स्टैटिस्टिक्स का एक कैलकुलेशन है जिसे हम बोलते हैं बच्चों इंडेक्स नंबर। हमने इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन थोड़ा सा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद आया सबको? एंड इफ आई से कि एनुअल इंक्रीज इन प्राइस जो है इट इज 12%, मतलब 12% महंगाई बढ़ जा रही है। अगर किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर 10,000 था तो डेफिनेटली दिस ईयर इट इज गोइंग टू 11,200। तो अगर लास्ट ईयर तक इस फैमिली को एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 खर्च करने पड़ते थे और यहाँ पे इनकम थी 20,000 रुपए की, या चलिए वैल्यू थोड़ी सी कोरिलेट ना करें, इनकम थी 40,000 की, तो ये फैमिली 40,000 रुपए कमा के 10,000 रुपए खर्च करती थी डे टू डे नीड्स पे। एंड सेविंग इनका कितना था चिल्ड्रन? 30,000। तो अब इस साल क्वेश्चन उठा कि भाई इनकी सैलरी हाइक करनी है, तो कितनी सैलरी हाइक करनी है? अगर 12% महंगाई बढ़ रही है तो मिनिमम 12% तो भाई सैलरी हाइक करो कम से कम। तो इनकी सैलरी एटलीस्ट 44,800 होनी चाहिए। गॉट इट क्लियर? तो सैलरी कितनी बढ़ानी है ये डिपेंड करेगा महंगाई कितनी बढ़ी। अगर आपकी कंट्री में महंगाई 12% बढ़ती है और आप सैलरी एम्प्लॉय की सिर्फ 5% बढ़ाते हो, तो क्या वो बच्चों सेम फ्रीक्वेंसी पे सेविंग कर पाएगा? नो। तो सर ना कर पाए, अच्छी बात है। अगर बच्चों वो सेविंग नहीं कर पाएगा तो हमारे बैंक्स में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। क्यों? व्हेन पीपल आर नॉट गोइंग टू सेव मनी, वो बैंक जाएंगे नहीं, तो बैंक में कोई बिजनेस नहीं डेवलप होगा। तो सर ये सैलरी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की कमाई भी तो बढ़नी चाहिए। नो प्रॉब्लम। पिछले साल जो प्रोडक्ट 20 रुपए का बिक रहा था उसका दाम भी हम 12% बढ़ा के बेचेंगे। तो जब रेवेन्यू 12% बढ़ेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो हमको एम्प्लॉय को सैलरी ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो अगर स्टैटिस्टिक्स ना होता, क्या ऐसे डिसीजंस हम ले पाते चिल्ड्रन? नो। आने वाले टाइम में मान लीजिए कि भाई फेस्टिव सीजन है दीपावली का। अब बिजनेसमैन को पहले से ये सेंस करना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा स्टॉक खरीद के रखे। बड़ी बड़ी कार कंपनीज को बहुत उम्मीद रहती है कि भाई दीपावली के टाइम पे लोग नई व्हीकल्स, नई कार्स और टू व्हीलर्स खरीदते हैं धनतेरस पे। तो कंपनीज ने पिछले 5 साल का डेटा सेंस किया, ट्रेंड एनालिसिस किया, इंटरपोलेशन किया। डरिएगा मत इन नामों को सुन के, ये स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। नॉट इन क्लास 11, ये ग्रेजुएशन में होते हैं। तो ये पता लगाया कि भाई 8% पर एनम के हिसाब से सो कॉल्ड इंक्रीज इन सेल पिछले 5 साल में हो रहा था। और अब तो काफी कंट्री में डेवलपमेंट भी हो गया, एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, लोगों की इनकम्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही हैं। तो हर कार कंपनी के पास ये डेटा है और कार कंपनी इस डेटा को यूज करेगी कि भाई 8% अगर हर साल इंक्रीज है हमारी सेल में तो डेफिनेटली 20 साल होगा। तो वो अपने शोरूम्स के साथ इस डेटा को शेयर करेंगे और बोलेंगे कि पिछले साल अगर किसी शोरूम ने 200 गाड़ियां बेची थी तो कम से कम इस साल वो कितनी बेच पाएंगे? 216। शोरूम कह रहा है ठीक है 220 गाड़ी का ऑर्डर नोट कर लो, धनतेरस में पिछले साल हमने 200 गाड़ी बेची थी, इस बार टारगेट 220 का है। तो वो ऑर्डर देंगे कंपनी को, पैसे देंगे, कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी। कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए चाहिए, लोग भी चाहिए काम करने वाले, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? बट हो सकता है एडवर्स सिचुएशन आ जाए, फिर से कोई लॉकडाउन वगैरह जैसी चीज लग जाए तो ये आउटपुट इतना नहीं हो पाएगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों डेटा यूज करती है और बिना डेटा के हम प्रिडिक्शन किसी चीज का कर ही नहीं सकते। व्हाट इट क्लियर? अभी इंडिया का रॉकेट सक्सेसफुली चला गया, लैंड भी कर जाएगा ठीक ठाक मान लीजिए। रशिया वालों को भी पता नहीं किसने सो कॉल्ड आग लगा दी कि भाई तुम भी रॉकेट लॉन्च करो। अब उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी, समझ में आ गया? तो उनका रॉकेट थोड़ा पथ भ्रमित हो गया, सही एक्सेस में नहीं जा पाया और क्रैश लैंड कर गया बेसिकली। बट आने वाले टाइम में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी
कि हर कंट्री स्पेस में अपनी पहचान बनाना चाह रही है। तो आने वाले जमाने में बच्चों आपको एक शब्द नजर आएगा, लिख दीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो, ल्यूनर इकोनॉमिक्स। ये क्या होती है सर? सिंपल एज दैट, सोलर बिजनेस चलेगा। सर वो सोलर प्लेट लगा देंगे, अरे वो सब तो दूसरी बात है, सोलर एनर्जी है। लूनर इकोनॉमिक्स मतलब हर कंट्री चाहती है कि भाई हम मून तक पहुंचे, हम दूसरे प्लैनेट तक पहुंचे। क्यों? 50 साल पहले क्या था? अपना मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में प्रॉपर्टी खरीदो। उसके बाद क्या आया भाई? अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में प्रॉपर्टी खरीदो। तो जो लोग दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी में रह रहे हैं, पैसे हो गए ढेर सारे, इस शहर में लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं है, तो चलो बेंगलुरु में फ्लैट खरीद लेते हैं। तो मान लीजिए भाई किसी ने दिल्ली में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट देखा और ये सोच रहा है कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट अगर लेंगे तो पर मंथ रेंटल आएगा 40,000 रुपए। बट बेंगलुरु में आप 1 करोड़ रुपए में 2 फ्लैट खरीद सकते हैं, और कम से कम एक फ्लैट का रेंटल 35,000 रुपीज तो आ ही जाएगा। तो दिल्ली में 1 करोड़ का फ्लैट 40,000 रुपए महीना कमा के देगा। बेंगलुरु में 1 करोड़ में 2 फ्लैट खरीद लोगे, 70,000 रुपए कमा लोगे। तो कहां पे अच्छा इन्वेस्टमेंट है? बेंगलुरु में। वाई सर इज इट सो? भाई आईटी कंपनीज वहां पे सेटअप हो रही हैं, वहां पे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वहां लोग जाके रहेंगे, तो सड़क पे तो नहीं टेंट लगा के, उनको घर चाहिए। तो इसलिए रियल एस्टेट हाउसिंग की डिमांड कहां पे ज्यादा है कंपैरेटिवली? बेंगलुरु में, दिल्ली के मुकाबले। गॉट इट क्लियर? तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो वहां पे प्रॉपर्टी खरीदें। आज ऐसा चल रहा है। कल को लोग कहेंगे चलो इंडिया में रह रहे हैं, पैसा आ गया, हांगकांग में एक प्रॉपर्टी खरीद लें। शाहरुख खान जी ने दुबई में भी एक घर खरीद लिया, आपके पापा ने भी मान लीजिए दुबई में, सिंगापुर में प्रॉपर्टी खरीद ली, वहां पे हॉस्टल बना दिया, या लेटस से एक ऑफिस को लेट आउट कर दिया स्पेस पूरा। अब पापा को लग रहा है कि भाई सिंगापुर में प्रॉपर्टी हो गई, दुबई में हो गई, न्यूयॉर्क में हो गई। अब अर्थ पे उतना ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ग्रोथ कहां पे होगा? किसी और प्लैनेट पे या कहीं और। ठीक है भाई, वाटर की अवेलेबिलिटी मून पे पता लग गई, तो अमेरिका तो आने वाले अगले 10 साल में, चिल्ड्रन, $42 बिलियन तक खर्च करेगा अकेले स्पेस प्रोग्राम्स पे। क्या करेंगे वहां जाके? भाई वहां पे जो पहले पहुंचेगा, जो जितनी जमीन अक्वायर कर लेगा, उतनी बड़ी कॉलोनी बना देगा। आपको अपने शहर में जमीन खरीदनी है तो भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी, क्यों सब लैंड उनकी है, या किसी ने खरीदी है तो उसको पैसा दोगे। बट मून तो खाली पड़ा है, किसी का कोई वहां पे कंट्रोल है ही नहीं। तो जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा, उसी का कंट्रोल सबसे ज्यादा। तो भाई इंडिया भी यही काम कर रहा है, हर कंट्री अब स्पेस रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मान लीजिए यूएस ने 2 लाख एकड़ जमीन मून पे खरीद ली। खरीद क्या ली? हथिया ली, अक्वायर कर ली, और पूरी फेंसिंग कर दी वहां पे। समझ में आ गया? आज हमारा रॉकेट 42 डेज में पहुंचता है, रशिया का तो 4-6 दिन, अमेरिका का तो 3-3.5 दिन में पहुंच जाता है। स्पीड और बढ़ेगी, हो सकता है एक दिन में रॉकेट पहुंच जाए। पहले एक दिन में लोग बेंगलुरु पहुंचते थे लखनऊ से, दिल्ली से, एक दिन में रॉकेट पहुंच गया, तो हो सकता है लोग कहां पे जाके रहेंगे? मून पे जाके रहेंगे। वो ग्रेविटी इशू, तो उसके लिए स्पेशल केजेस बना लिए जाएंगे। गॉट इट क्लियर? स्पेशल अरेंजमेंट होगा। भाई आपके घर में जहां पे आप रह रहे हैं, क्या आपको गंदगी नजर आती है? नहीं। क्यों? साफ सफाई की प्लानिंग है, सीवर लाइन हो गई, वाटर लाइन हो गई। गॉट इट क्लियर? 50 साल पहले एसी नहीं होता था, बट अब एसी है, तो वैसे ही विंडोज और वॉल्स बनवाई जाती हैं ताकि हीट का इंपैक्ट कम से कम हो। तो ल्यूनर इकोनॉमी में जब हम जाएंगे, तो वहां पे उस तरह के कंपार्टमेंट्स, क्यूबिकल्स बन जाएंगे, तो ग्रेविटी का इशू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर बच्चों को पढ़ना होगा तो क्या वो इंडिया आएंगे मेरे पास? ऑनलाइन कनेक्टिविटी, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी। सर मून से पैसे कैसे आएंगे? क्यूआर कोड से आ जाएगा पैसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो किसी जमाने में लोग गांव से शहर आए, शहर से बड़े शहर गए, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे देश चले गए, अब दूसरे देश से दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं। तो हमारे पास अगर डेटा होगा ना कि भाई वहां पे क्या चल रहा है, तो हम उस सिचुएशन को एनकैश कर पाएंगे। तो आज अगर मैं आपको बोलूं भाई मून पे एक जमीन है 2 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, आप हंसेंगे मेरे ऊपर, सर हमारा दिमाग नहीं खराब। बट अगर आपके पास डेटा हो, ये सर जो बात बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं, वहां पे जमीन है इतने की, वहां पे सारा अरेंजमेंट हो चुका है रहने का, तो आपको लगेगा चलो खरीद लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में डिमांड और बढ़ेगी। 3 महीना आपने सोचने में लगा दिया और जमीन का रेट 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड हो गया, क्योंकि आपके पास डेटा था नहीं और मेरे पास था, तो मैंने इस डेटा का एडवांटेज उठा लिया। तो यही बच्चों स्टैटिस्टिक्स का एडवांटेज है। समझ में आई बात सबको? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स? तो एक जमाना था जब गवर्नमेंट कभी सोच भी नहीं पाती थी कि ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस पे टैक्स लगाया जाए, बट पता नहीं किस बेवकूफ ने जाके गवर्नमेंट को बता दिया
कि ये हाई रेवेन्यू अर्निंग एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो 2005 में इन्होंने ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग पे चिल्ड्रन 5% का सर्विस टैक्स लगा दिया, और पहले ही दूसरे साल में करोड़ों रुपए की कमाई हो गई। तो गवर्नमेंट को लगा ये तो बढ़िया तरीका है पैसा कमाने का। फिर जब जीएसटी आया बच्चों, दे इम्पोज्ड 18% टैक्स। हाई रेवेन्यू अर्निंग एरिया है, हाई रेवेन्यू अर्निंग एरिया, तो जिस दिन इनको लगेगा कि लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में दान बहुत करते हैं, समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, ये डोनेशन पे भी जीएसटी लगा देंगे। बट अभी इनका पेट भर जा रहा है बाकी सर्विसेज से कलेक्ट किए हुए टैक्स से, तो ये इतनी बदमाशी नहीं कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बच्चों समझ में आई थोड़ी थोड़ी बातें, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर यू एंड मी एंड एवरीबडी? पक्का? कुशल जी, नमन जी, त्विषा जी, कोई क्वेरी? मगर कितने सेंटर तो अनऑफिशियली चलते, पर उनका कैसे? उस पे धीरे धीरे, जैसे चाट का ठेला है, दिन भर का 10,000 रुपए का रेवेन्यू है, इस पे भी कोई टैक्स नहीं है, बट मैक्सिमम चार्ट वाले भी आजकल ऑनलाइन क्यूआर के थ्रू पैसा ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए कोई बात नहीं, चलने दो भी, चलने दो। 4-5 साल के बाद गवर्नमेंट के पास डेटा आ जाएगा, और ये चार्ट वाले पूरी तरह से क्यूआर कोड और बैंकिंग चैनल्स पे डिपेंडेंट हो चुके होंगे। मैक्सिमम कस्टमर्स इनके पैसा ही ऑनलाइन देते हैं। इवन प्रयागराज में तो पीडीए ने, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक स्पेशल मार्केट सेटअप की है, जिसका नाम बच्चों डिजिटल मार्केट रखा है। ये 3 से 4 महीने में एक्टिवेट भी हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ डिजिटली ही पैसे का लेन देन होगा, चाहे चाट की दुकान हो चाहे मोमोज का स्टॉल हो, यहाँ पे कैश का लेन देन होगा ही नहीं। तो अभी गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं बोलेगी, 2-3 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट इनको कैप्चर कर लेगी, इनकी पहचान हो जाएगी। इनको प्रेम पत्र भेज दिया जाएगा कि आपने साल भर में 10 लाख का रेवेन्यू अपनी चाट बेच के अर्न किया, आपके ऊपर लगाया जाता है 5% का जीएसटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर अगर चाट वाला जीएसटी ना देना चाहे तो इसके पप्पा को भी देना पड़ेगा। कैसे ना देना चाहे? कस्टमर जब 40 रुपए टिक्की का ट्रांसफर करेगा ना इसके अकाउंट में, तो इसके अकाउंट में 38 रुपीज जाएगा बस। सॉफ्टवेयर ऐसा बन गया, 2 रुपए कट के गवर्नमेंट के पास जीएसटी चला गया पहले ही। अब चाट वाले को जब 38 रुपीज मिलेगा, तो चाट में थोड़ा सा आलू कम कर देगा, समझा? या ये अपने कस्टमर से बोलेगा सर जी 42 रुपीज ट्रांसफर करेगा तब मैं 40 रुपए की टिक्की दूंगा। तो गवर्नमेंट को अपने टैक्स से मतलब है। उसके बाद तो जीएसटी की बात थी, गवर्नमेंट को साल भर में पता लग गया कितने की चाट बिकी है, अब बेटा तुम इनकम टैक्स भी दोगे। तो सारा कमाल किसका था? डेटा का। तो गवर्नमेंट के पास ये स्टैट्स आ गया पूरा का पूरा कि भाई चाट वाले की भी कमाई बहुत ज्यादा है। बट अभी गवर्नमेंट ने इनको छोड़ा हुआ है, दे आर लो इनकम अर्निंग प्रोफाइल्स, मतलब इनकम अर्निंग इज गुड बट वैसे लो प्रोफाइल लोग हैं लोग। तो ये गवर्नमेंट का वोट बैंक है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि इनको ज्यादा परेशान किया तो हमको वोट नहीं देंगे कल को, तो पहले इनको चंगुल में थोड़ा फंसाया जाए, इनके हाल चाल देखे जाए, व्हाट इट क्लियर, तब इनसे बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो सब लोग झटपट हेडिंग लिख लें पहले तो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो आगे चलते हैं बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी अच्छा कर रही है कि पुअर कर रही है आपको कैसे पता लगेगा? जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा। तो अगर हमारा भी सो कॉल्ड चंद्रयान-3 लैंड कर जाता है ठीक टाइम पे, व्हाट इट क्लियर, तो हम भी दुनिया में चौथी बड़ी कंट्री होंगे। तो बाहर की कंपनीज हमारा डेटा यूज करेंगी, और डेटा यूज करेंगी कि भाई इंडिया में स्पेस रेस में भी पीछे नहीं है इंडियंस, ये भी आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होंगी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस सैटेलाइट में यूज होते हैं। अगर हमने सो कॉल्ड वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग ठीक से करा दी आज अपने चंद्रयान की, तो कल से हम लोगों को भी सॉफ्ट लैंडिंग वहां करा पाएंगे। तो वहां पे टूरिज्म एरियाज होगा, आइए भाई 5 लाख रुपए पर हेड दीजिए, 3 नाइट 4 नाइट्स का, डे तो होता नहीं वहां, 3 नाइट 4 नाइट्स का स्टे करिए मून पे, घूमिए टहलिए। तो बेवकूफ टाइप के लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो इससे क्या होगा? कमाई बढ़ेगी। जब 2-4-5 साल ढेर सारी कमाई इस तरह से बढ़ेगी, लोग वहां जाएंगे घूमने टहलने के लिए, फॉरेन कंपनीज को डेटा मिलेगा, वो स्पेस सूट बनाने की फैक्ट्री इंडिया में लगा लेंगे, जैसे पीपी किट की फैक्ट्री लग गई थी कोविड के टाइम पे, समझा? तो डेटा अगर आपके पास है तो आप उस डेटा से अपने बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? सिंपल एज दैट, एडवांसमेंट सिखाता है। अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर फॉरेन कंपनीज को पता लगा कि इंडिया में जो एग्रो सेक्टर है ये 15% पर एनम की स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, इस साल का अगर एग्रो आउटपुट 50,000 मेट्रिक टन था गेहूं का, अगले साल वो 15% बढ़ गया, फिर 15% बढ़ गया, तो यूएस से कोई कंपनी इंडिया चली आएगी और यहाँ पे गेहूं का पैकिंग प्लांट लगा लेगी। वो गेहूं पैक करके रशिया, चाइना, जापान एक्सपोर्ट करेगी इंडिया से।
वो कंपनी यहाँ पे फ्लोर मिल लगा लेगी, वो कंपनी यहाँ पे पिज्जा बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लेगी। समझ में? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे आउटपुट बढ़ रहा है, दूसरे देशों में आउटपुट कम है, तो यहाँ पे पिज्जा बेस का प्लांट लगा के अगल बगल की कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करेंगे। व्हेन सुजुकी मोटर्स केम टू नो कि कंट्री में, इंडिया में लेबर बड़ा सस्ता है, लेबर बड़ा सस्ता है, तो चलो इंडिया में एक कंपनी खुलवाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलकर, कोलैबोरेट करेंगे मारुति जैसी कंपनी के साथ और इंडिया में कार की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पे कार की मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जापान भाई आइलैंड छोटा सा देश, रिसोर्सेज भी उतने नहीं है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का फायदा ज्यादा है। बहुत बड़ा लैंड एरिया इंडिया में है और मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में कम से कम बच्चों 10 महीने तक भयंकर धूप आपको मिलती है। तो इंडिया से ज्यादा प्रोडक्टिव सोलर फार्म्स क्या दुनिया में कहीं पे भी सेटअप किए जा सकते हैं? चाइना के बाद बच्चों, चाइना के बाद, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल है। रशिया में तो मैक्सिमम टाइम ठंडी रहती है, यूएस में भी क्लाइमेट उस तरह का नहीं है। दूसरी कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली अगर हमसे एडवांस्ड हैं भी, तो उनके पास क्लाइमेट वैसा नहीं है। तो हमारे यहाँ सूरज चाचू सबसे ज्यादा चमकते हैं। अफ्रीका में सूरज चाचू तो और ज्यादा चमकते हैं, इंडिया से भी ज्यादा, तभी वहां के लोग नहीं चमकते बेसिकली। दे ऑल आर MIB मैन इन ब्लैक। बट सो कॉल्ड वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां वर्कर नहीं है उनके पास, या हैं भी तो चोर टाइप के लोग वहां ज्यादा होते हैं, मेहनती नहीं है। सबसे ज्यादा अडेप्टेबल लोग दुनिया में कहाँ होते हैं? हिंदुस्तान में। तो 4 दिन इस्तांबुल छोड़ दीजिए, मदाम मदाम शाम तक बोलने लग जाएंगे वो लोग, बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं यहाँ के लोग। सिमिलरली सर्विस सेक्टर, इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बच्चों इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं। वर्ल्ड में इतने ज्यादा स्पीकिंग इंग्लिश पीपल कहीं भी नहीं है, इसीलिए 90% कॉल सेंटर्स पूरे दुनिया के इंडिया में चलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सारा डेटा जब बाहर की कंट्रीज देखती हैं तो उनको लगता है चलो भैया इंडिया में चलो। एप्पल को भी जब लगा यार यहाँ पे बहुत फोन बिक रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग लालची टाइप के हैं, फोन ठीक ठाक काम कर रहा है, पड़ोस वाले भैया ने आईफोन 15 लिया तो मेरे को भी लेना है। समझ आया? पड़ोस वाली आंटी ने मॉडुलर किचन बनवाया तो हमें मम्मी को ही बनवाना है। खोपड़े में बात गई। तो इसलिए एप्पल ने सोचा चलो हिंदुस्तान में एक प्लांट सेटअप करो। एक SE एडिशन लॉन्च कर दिया, बताया था ना इसका फुल फॉर्म, सस्ता एडिशन सिर्फ इंडिया के लिए है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? हाँ सच में ऐसा ही है। मैक आलू टिक्की बर्गर, नाम तो सुना ही होगा। इसकी रिसर्च मैंने आपको शायद नहीं बताई होगी, मैं आज बताता हूं आपको। जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई चिल्ड्रन, ढेर सारी कंपनीज को हिंदुस्तान में एंट्री मिली, हमने अपने द्वार खोल दिए, आ जाओ आ जाओ पैसा लगाओ यहाँ पे। मैकडोनल्ड भी इंडिया में आया। यू वॉन्ट इमेजिन चिल्ड्रन, 1993 तक मैकडोनल्ड का बर्गर यूज्ड टू बी द बिगेस्ट फ्लॉप इन इंडिया। इनकी हालत खराब हो गई ये सोच के कि दुनिया भर में तो हम बर्गर के लिए बहुत माने जाने जाते हैं, इंडिया में हमें क्या हो गया। पता लगा कि इंडिया में लोग बड़े चटोरे टाइप के हैं। इनके बर्गर में ओरिजिनली जो टिक्की हुआ करती थी वो होती थी पंपकिन की टिक्की, कद्दू पेठा जिसे बोलते हैं, गुड फॉर हेल्थ बट बैड फॉर टेस्ट। तो मैकेंजे वालों को इन्होंने पकड़ा कि भैया रिसर्च करके बताओ कि हम यहां पिट क्यों गए। मैकेंजे ने बोला भाई यहाँ पे चटोरे टाइप के लोग हैं, उनको टेस्ट से मतलब नहीं है, आलू खा खा के खुद आलू बन जाएंगे बट खाएंगे दलिद्दर आलू ही। तो भाई आप यहाँ पे ऐसा बर्गर लॉन्च करिए जिसमें टिक्की आलू की हो। तो उन्होंने मैक आलू टिक्की लॉन्च किया। अपने मैक वेजी में भी आलू की टिक्की देते हैं वो लोग। अगर आप यूएस जाके मैक वेजी ऑर्डर करें, वहां मैक आलू टिक्की नहीं मिलता है, मैक वेजी अगर आप ऑर्डर करें तो टिक्की आपको जो मिलेगी वो पंपकिन की होगी, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। बट आलू की टिक्की इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, इट इज ओनली गुड फॉर टेस्ट। फिर उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान एंड अगल बगल की कंट्रीज में मैक आलू टिक्की अरेंज किया, तब से उनकी सेल बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जितनी भी बर्गर वाली कंपनीज बाहर से आती हैं इंडिया में, बर्गर किंग हो गया, कोई भी हो गया, दे ऑल यूज दैट मैकिन की आलू टिक्की ओनली चल रहा है। समझ में आई बात? तो मैकेंजे ने भी डेटा देखा कि इंडियंस वर फॉन्ड ऑफ विच टाइप ऑफ बर्गर्स, तो उनको पता लगा भाई ये लोग आलू खाते हैं तो ये आलू ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो ये बातें सबको क्लियर हो गई। तो बच्चों यहाँ पे बाहर की कंपनीज आने से पहले प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन सब चीज का डेटा कलेक्ट करती हैं। तो जब एप्पल को पता लगा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा बिजनेस हब है, पहले तो उनके फोन्स कैलिफोर्निया में ही मैन्युफैक्चर होते थे, और आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि एप्पल अपना फोन बच्चों खुद नहीं मैन्युफैक्चर करता। दे हैव अ जॉइंट वेंचर विद द कंपनी कॉल्ड फॉक्सकॉन, ये इनके मोबाइल फोन्स बनाती है। एप्पल सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, उनको देता है और ये फोन में भरते हैं। और फॉक्सकॉन रेडमी के लिए भी फोन बनाती है, बट प्लांट्स आर डिफरेंट, प्लांट्स आर डिफरेंट।
तो इन्होंने सोचा कि भाई इंडिया इज द बिगेस्ट बिजनेस हब आफ्टर चाइना, तो चलो चाइना में एक प्लांट लगाते हैं जिससे चाइना की लोकल पॉपुलेशन को सर्व करेंगे। इंडिया इज वेरी क्लोज टू चाइना, तो एक्सपोर्ट कॉस्ट हमारी कम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कम आएगा, तो हम इंडिया वहां से बेचेंगे। बट कोविड के बाद से इनको एक बात और पता लग गई कि भाई चाइना से लोग नफरत करने लग गए। तो हो सकता है कि अगर हमारी फैक्ट्री चाइना में लगी हुई है तो लोग चाइनीज गुड्स को वर्ल्ड वाइड अबैंडन कर दें और हमारा मोबाइल कल को बिकना ही बंद हो जाए। प्लस चाइना में जो आईपीआर होते हैं ना बच्चों, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट एंड ऑल, ये सेफ नहीं होता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत साल पहले मैं न्यू दिल्ली गया था, वहां पे गफ्फार मार्केट है करोल बाग के पास, जहां पे आपका भी डुप्लीकेट मिल जाएगा। सो चिल्ड्रन, आई वॉज गेटिंग, उस जमाने का आईफोन 3 4 था शायद, वो 7,000 रुपए में। जब मैंने उसको स्विच ऑन किया तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड था, देखने में एकदम आईफोन था, डिट्टो कॉपी, 100% ट्रू कॉपी, बट इट वाज एंड्रॉयड एनेबल्ड। तो चाइना में डुप्लीकेसी बहुत होती है। जैसे आपको वो मिलेगी ना, कौन सी गाड़ी आती है, फैंटम, स्टार्ट ही 5-10 करोड़ रुपए से होती है। हाँ, चाइना में आप जाइए, आपको उसका कॉपी 35 लाख में मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से देखने में फैंटम लगेगी, अंदर इंजन मारुति का होगा, ऑल्टो का इंजन लगा होगा, देखने में डुप्लीकेट है। जैसे बजाज की पल्सर आती है, वहां गल्सर आती है। तो चाइना में आईपीआर आर नॉट सेफ, इंडिया में आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट सेफ रहता है। तो उन्होंने मोदी जी से बातचीत की और उनको लगा कि भाई इंडिया भी बहुत बड़ा बिजनेस हब है, तो चलो अपना प्रोडक्शन प्लांट यहाँ लगाओ। तो लास्ट ईयर, सॉरी इस ईयर से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दी। बट अभी वो बेसिक मॉडल बनाते हैं 12 13 14 का, प्रो और प्रो मैक्स अभी नहीं बना रहे, ये 2025-26 से बनाना स्टार्ट करेंगे ये लोग, तब आईफोन के प्राइसेस इंडिया में गिरेंगे। तो ये सब तो स्टोरी आपको सुनने में बड़ी अच्छी लग रही होगी, आलतू फालतू की बकवास है क्योंकि, बट इसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुनिए। वो क्या ऐसे ही एक दिन आंख खुली और चले आए यहाँ पे? नो, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में इंडिया का प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, लोगों का इनकम लेवल क्या है, क्यों नहीं वो 2006 में इंडिया चले आए, क्यों नहीं 2010 में इंडिया चले आए? बिकॉज उस समय यहाँ पे उतनी सेल नहीं थी। अब उनको लगा कि बाजार बढ़ रहा है, अब जाना चाहिए। तो डे वन आपके पापा ने एक कैफेटेरिया खोल लिया मोहल्ले में, चला नहीं चला बात की बात है, 2 4 5 कैफेटेरिया जब और सेटअप हो गए और बिजनेस बढ़ने लग गया, तो मैंने सोचा अब कूदा जाए मैदान में, क्योंकि अब मार्केट में डिमांड इन चीजों की आ गई है और अब मेरा स्टोर ज्यादा चलेगा। तो डेटा जब आपके पास आ जाएगा तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? और पता लग गया एप्पल को कि भाई इंडिया में इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे, बेंगलुरु में प्लांट लगा लेते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें फेवरेबल ही हो रही हैं। और वो मेन बात पता है कब आए बच्चों? जब उन्होंने देखा कि सैमसंग ने इंडिया में प्लांट सेटअप कर लिया है। तो सैमसंग कोई बेवकूफ तो है नहीं, तो नहीं, कंपटीशन हो चाहे ना हो, बट अगर उनका प्लांट इंडिया में सेटअप हो जाए तो सप्लाईज वुड बी मोर। विदेश से खरीदते हैं तो 40% का इंपोर्ट ड्यूटी का डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो सैमसंग और उनकी प्राइस काफी मैच कर जाएगी। गॉट इट क्लियर? सो ये बात समझ में आ गई, हाउ दे कंपेयर ईच एंड एवरी सेक्टर चिल्ड्रन। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, ये तो इंडिया में है ही नहीं, ये एप्पल को भी पता है। गॉट इट क्लियर? तो ये सारा डेटा ये लोग क्रॉस कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, तब ये इंडिया में आते हैं। फाइन चिल्ड्रन, चलिए। स्टडिंग रीजनल बैलेंसेस एंड इम्बैलेंसेस, तो एप्पल ने अपना प्लांट लगाने की जब बात सोची तो उन्होंने प्रेफर किया कर्नाटका के बेंगलुरु में या जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में प्लांट लगाया जाए। कहां पे गए बच्चों वो लोग? कर्नाटक बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पे तो श्रीनगर में पत्थरबाजों का प्लांट लगा सकते हैं। तो जिस दिन एप्पल वालों को पत्थर की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, दे विल सेट अप अ प्लांट इन श्रीनगर। गॉट इट क्लियर? बट अगर फोन असेंबल करवाना है तो बेंगलुरु में, क्योंकि वहां पे ही हर स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के लिए जाता है। कभी आपने सुना आईआईटी कानपुर का बच्चा जम्मू एंड कश्मीर गया जॉब ढूंढने के लिए? हाँ, उसको अगर अलकायदा में शामिल होना जरूर वहां जाएगा वो, एल्स नॉट, पत्थर बनाने के लिए। तो रीजनल इम्बैलेंसेस और बैलेंसेस चेक किए जाते हैं। तो मान लीजिए हमारी योगी गवर्नमेंट ने सैमसंग वालों को ऑफर दिया 20 साल तक टैक्स नहीं लेंगे आपसे, वाटर टैक्स में 80% का डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी में 50% का डिस्काउंट। तो इन दैट केस सैमसंग विल सेट अप अ प्लांट वेयर चिल्ड्रन? इन यूपी। गुजरात वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ गिफ्ट सिटी में चले आओ। समझ में आ गया? हम 40 साल तक टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब कहां जाएगा सैमसंग? गुजरात जाएगा। समझे बात को कि नहीं? तो ये डेटा ये सारी कंपनीज देखती हैं और देखती हैं जो फायदेमंद है वहां पे चल के बिजनेस सेटअप कर लो। व्हाट इट? सो बच्चों, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पंजाब और हरियाणा में ज्यादा होंगी या JNK, यूपी, MP,
और बिहार में ज्यादा होंगी, JNK में ज्यादा होंगी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। पंजाब हरियाणा में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हमारे यूपी MP से बेटर है। लैंड एरिया यूपी में बहुत है, बट यहाँ के किसान कामचोर टाइप के हैं। तो इसलिए अगर फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, मान लीजिए कि भाई आपके मौसा जी को एक वेयरहाउस खोलना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट स्पेस कौन सा है? पंजाब हरियाणा और चिल्ड्रन जम्मू एंड कश्मीर, यूपी MP बिहार। यूपी MP बिहार है, यहाँ डेकोइटी वगैरह बहुत ज्यादा है, तो पंजाब एंड हरियाणा वुड बी द फेवरेबल सेंटर्स। मान लीजिए आपको एक मोबाइल असेंबलिंग प्लांट सेटअप करना है, विल यू बी सेटिंग इट अप इन बिहार? एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, वो OTP वाला फ्रॉड सेंटर खोलना है अगर, तो बिहार इज गुड। जामतारा एक जगह है ना जिसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज भी बनी है, तो ये सारे बिहार में चलते हैं सेंटर्स बेसिकली। तो अगर आपको एक IT हब, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करना है, तो यूल गो टू हैदराबाद, यूल गो टू बेंगलुरु, यूल गो टू पुणे, यूल गो टू नोएडा। आप ऐसी जगह पे सेटअप करेंगे जहां पे काम करने वाले लोग भी आपको मिल जाएं, प्लस आपके लिए रेवेन्यूज भी अच्छे आएंगे, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी। यस, गुजरात आप जा सकते हैं। स्टील प्लांट सेटअप करना है बच्चों, तो जमशेदपुर, झारखंड, इन जगहों पे जाएंगे ना। हम तमिलनाडु बेंगलुरु में खोलेंगे स्टील प्लांट, कोई फायदा नहीं वहां पे, वहां कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी नहीं। समझ में आई बात? तो सारी चीजें आप डिसाइड कैसे करेंगे? जब आपके पास डेटा होगा। समझ में आई बात? पक्का? स्टडिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट को पता लगा कि इंडिया में जो पॉवर्टी है इट इज जस्ट 4.5%। समझ में आ गया? बट सर हमने डेटा इकट्ठा किया, सड़क पे तो कम से कम 24% लोग हैं जो भीख मांगते हैं। 24% में 19.5% का तो प्रोफेशन है ये भीख मांगना। कुछ दिन में ये भी GST और इनकम टैक्स पे करेंगे, तो क्या ये सही में भिखारी हैं? नो। तो अनएम्प्लॉयमेंट एज ऑफ टुडे इज अ चॉइस, इज अ चॉइस। गवर्नमेंट ने बैंक्स को बोला कि भाई आप स्टेटमेंट पे, डेबिट कार्ड पे, किसी भी चीज की सर्विस जब एम्प्लॉय को देते हो, जो भी आप चार्जेस लेते हो, कृपया करके उस पर 18% का। किसी जमाने में बैंक 100 रुपए का ATM कार्ड 100 रुपए में देता था, आज वो 100 रुपए एक साल के ATM कार्ड का बोलकर कितना लेते हैं आपसे? 18। आप बैंक से स्टेटमेंट ले लीजिए, 50 रुपए की स्टेटमेंट होगी, 9 रुपए उसके ऊपर GST होगा। पासबुक के अपडेशन पर भी थोड़ा सा रहम किया हुआ इन्होंने, नहीं तो पता लगा पासबुक अपडेट कराने का उसमें पैसा लग गया। समझ में आ गई बात? तो क्यों गवर्नमेंट हर चीज पे GST डाले पड़ी है? रीजन है उनके पास डेटा है कि भाई लोगों की मजबूरी है बैंकिंग एक्टिविटीज करना, इसके बगैर वो रह नहीं सकते। तो चलो बहती गंगा में हाथ मत धो लो, पूरा नहा लो, GST लगा लो। तो ये भी चीज गवर्नमेंट को कैसे पता लगी? जब गवर्नमेंट के पास लोगों का डेटा आया। व्हाट इट क्लियर? व्हाई ऑन लग्जरी कार्स गवर्नमेंट इम्पोजेस 28% GST और घर में चलने वाले पंखे पे 5% है? भाई ये जो घर में पंखा चलाना है ना, ये रईस और गरीब सब खरीदते हैं, और हमारा वोट बैंक तो ज्यादातर गरीब लोग हैं, तो ठीक है उनको GST में थोड़ी सी कमी दे दो। बट जो बच्चों 10 लाख 15 लाख की गाड़ी खरीद सकता है ना, वो टैक्स भी दे सकता है। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने 1% का स्पेशल टैक्स इंपोज किया ऑल दोज कार्स विच आर सोल्ड इन इंडिया हैविंग द वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज प्लस। सर मतलब आप स्विफ्ट का कोई ऐसा मॉडल लें जो 9,50,000 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपने स्विफ्ट गाड़ी का 10,40,000 वाला मॉडल खरीदा ना, तो बच्चों 1,04,000 रुपए आपको एक स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा। ओ सॉरी 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 1% इज 10,400 रुपीज। 10,400 रुपए स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप रईस आदमी हो। GST तो देंगे ही देंगे, ये भी देंगे आप। समझे कि नहीं समझे? अभी आप वाटर टैक्स पे करते होंगे अपने घर का, हाउस टैक्स पे करते होंगे, अभी GST नहीं है बच्चों, 5-10 साल बाद इस पे भी GST लगेगा। वाटर टैक्स आता है ना, वाटर टैक्स के ऊपर GST लगेगा। वाटर टैक्स अगर आपने 2,000 रुपए साल दे दिया, इसके ऊपर आपको 18% का GST भी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे अभी GST नहीं होता, अभी नहीं होता। हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी ये प्राइवेट सप्लायर्स आपको देने लग जाएंगे ना, टाटा पावर, रिलायंस एनर्जी एंड ऑल दैट, तो इसके ऊपर भी GST लगेगा। बट गवर्नमेंट ये सारी चीजें सोची समझी चाल कब अप्लाई करेगी? जब डेटा होगा उनके पास। हाँ, अभी मैक्सिमम लोग तो कटिया चला रहे हो, बिल तो देते हैं, नालायक GST कहां से देंगे? ओके, समझ गए बच्चों ये बातें? गॉट इट? चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपकी पापा की इनकम में से माइनस हो जाता है बच्चों।
बट अगर आपने कार का लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब एजुकेशन लोन, बट कार पे अगर आपने लोन लिया है तो सरकार उस पर कोई छूट नहीं देती है। सर मतलब मान लीजिए आपके पापा की इनकम 15 लाख रुपए साल है और आपने एजुकेशन लोन लिया जिसपे इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है, तो योर पापाज इनकम वुड बी कंसिडर्ड एज 14 लाख। मान लीजिए मेरी इनकम 15 लाख रुपए साल है और मैंने 1 लाख रुपए कार लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया, स्टिल गवर्नमेंट मेरे से टैक्स कितने पे लेगी बच्चों? 15 लाख। तो कार के लोन पे अगर इंटरेस्ट पे किया तो देयर इज नो एडवांटेज इन टैक्सेशन, बट एजुकेशन लोन पे है। क्यों? कि गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोन लेके पढ़ें, तरक्की करें, कल को नौकरी आप करेंगे, कमाएंगे, हम उस पर आपसे टैक्स ले लेंगे। सिंपल एज दैट। ये लग्जरी का आइटम है कार खरीदना, दिस इज नेसेसिटी का आइटम। क्या हाउस लोन पे भी छूट मिलती है आपको। अब गवर्नमेंट को देखिए फायदा क्या है, हाउस लोन पे आपको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन है। अगर आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए का अपार्टमेंट खरीदा, 40 लाख का बैंक से लोन ले लिया, साल भर में आपने 80,000 रुपीज इंटरेस्ट दिया और आप कमा रहे हैं 3 लाख रुपए साल, चलिए 8 लाख रुपए साल, कितना इंटरेस्ट दिया आपने? 80,000। तो गवर्नमेंट कहेगी आपकी इनकम 7,20,000 मानी जाए, कितनी? गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, आपको उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया, जो घर आपने खरीदा था उस पर सीमेंट लगा होगा ना, उस सीमेंट पे वो आपके थ्रू दिया गया पैसा बिल्डर को, और बिल्डर से 28% जीएसटी ले चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गया? चले 18% का प्रॉफिट, हाँ थोड़ा 28। चलिए, प्लान्ड डेवलपमेंट तभी होगा व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हम अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज कर पा रहे हैं। पंजाब इंडिया में इकलौता स्टेट है बच्चों जहां के फार्मर्स के पास एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स हैं, एसी ट्रैक्टर्स। यस, दे आर सो रिच, दे आर सो रिच। तो गवर्नमेंट इसीलिए पंजाब के डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च करती है ताकि वहां के फार्मर्स पंजाब छोड़ के कनाडा ना चले जाएं। समझ में आई बात कि नहीं आई? जितना टैक्स महाराष्ट्र से कलेक्ट होता है चिल्ड्रन, उसका आधा यूपी एमपी बिहार पे खर्च होता है। इसीलिए मराठी लोग यूपी एमपी बिहारियों से बहुत चिढ़ते हैं, क्यों? टैक्स तो हम पे करें और हर साल हम डूबते हैं बाढ़ में, हमारे लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया जाता, पैसा गरीबों पे खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट को पता है कोई टेंशन की बात नहीं है, महाराष्ट्रियन है, इनकम ज्यादा, टैक्स तो देगा ही देगा, डेटा से वोट बैंक इकट्ठा करो कम से कम अपना। सो गवर्नमेंट के पास डेटा होगा तो दे कम टू नो कि कहां पे हमें बेटर रिसोर्सेज यूज करने। धारावी का नाम सुना होगा, बहुत बार एग्जांपल लिया मैंने। अभी गौतम अडानी जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो पूरे धारावी को EWS, क्या होता है सर ये? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की कैटेगरी, इनके लिए सस्ते फ्लैट्स बनाएंगे 5-5 लाख रुपए में। व्हाट इट क्लियर? जिसमें 1-1 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी और बाकी 4 लाख रुपए का इनको 20 साल का लोन मिल जाएगा। 20 साल का लोन, हर साल इनको सिर्फ 20,000 रुपए देना है, हर महीने लगभग 1670 रुपए। 1670 रुपए महीने में आपको मोबाइल फोन नहीं मिलता, घर मिल रहा है यहाँ पे, तो लोग इस घर में रहना पसंद करेंगे। गवर्नमेंट का क्या फायदा सर? गवर्नमेंट का ये फायदा होगा कि गवर्नमेंट जब बढ़िया हाउसिंग देगी तो इन लोगों के थ्रू जो बीमारियां फैलाई जाती हैं, ये तो बीमार होते नहीं है, उस पे गवर्नमेंट को जो मेडिकल पे खर्च करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। डेवलपमेंट मुंबई का, महाराष्ट्र का जब नजर आएगा तो बाहर से इन्वेस्टर यहां पैसा लगाएगा। अडानी जी को मान लीजिए 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, तो भाई अडानी जी किसी फॉरेन बिल्डर को बुलाएंगे यहाँ पे, सीमेंट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि घर बनने हैं यहाँ पे, तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड कि भाई स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस हर जगह कहां पे है? पिछले बार हमारे लैंडर में प्रॉब्लम हो गई थी ना, क्रैश लैंड कर गया था, बट अब उसके अंदर एआई सिस्टम डाल दिया गया है कि अगर जरा भी जो उसकी पाथ होती है उससे डिविएट होता है, वो वापस उड़ जाएगा ऊपर। क्या हो जाएगा? वापस उड़ जाएगा। जैसे जब पायलट को लगता है कि लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पे भी ट्रैफिक ज्यादा है या मौसम खराब है, पायलट क्या करता है? प्लेन क्रैश कर देता है, वो अबॉर्ट कर देता है लैंडिंग और फिर से प्लेन को उड़ाता है जब तक मौसम ठीक नहीं होता, दूसरे जगह पे जाके लैंड करा देगा। यस और नो? पक्का? तो वैसे हमारे इस बार के चंद्रयान-3 में एआई सिस्टम बढ़िया डाल दिया गया है कि अगर उसको कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो लैंड होगा ही नहीं, वो और ऊपर भाग जाएगा। सर फ्यूल सफिशिएंट है उसके अंदर। तो ये अकल कहां से आई इसरो को? चंद्रयान-2 से सीखा उन्होंने, डेटा। समझ में आ गया? डेटा ना होता तो ये काम भी ना होता। समझ गए? 5 ईयर प्लान के बारे में काफी जिक्र किया है। 5 ईयर प्लान जब इंडिया में बने, प्लानिंग के टाइम पे भाई पहले गरीबी हटाओ, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, फिर एजुकेशन, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर उसके बाद पॉवर्टी लेवल्स के ऊपर ध्यान दिया गया एंड ऑल दैट। बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स।
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसी पे चलती है, डिमांड एंड, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी प्राइसेस विल गो अप, जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी प्राइसेस विल गो डाउन। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया में टोमेटो की हाहाकार मच गई, व्हाट इट क्लियर? कुछ लोगों ने टोमेटो की होर्डिंग स्टोरेज करनी स्टार्ट कर दी, तो गवर्नमेंट उनको तो ढूंढ नहीं पाई, गवर्नमेंट ने दूसरे एरिया से टोमेटो खरीद के सप्लाई स्ट्रॉन्ग करवा दी, ताकि कंट्री में जो गरीब लोग हैं इतना महंगा टोमेटो नहीं खरीद पा रहे, वो यहां से खरीद लें। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ब्लैक मार्केटिंग करने पे बैन लगा दिया, तो लोग चोरी छुपे जरूर बेच रहे थे, बट ओपन मार्केट में ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे टोमेटो का प्राइस गिर के 80 एंड 60 रुपी आ गया, गॉट इट क्लियर? तो अगर गवर्नमेंट के पास ये डेटा ही ना होता बच्चों कि इस तरह की रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग की जा रही है, क्या हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स अप्लाई कर पाते? नॉट एट ऑल। स्टैटिस्टिक्स का अगला सो कॉल्ड इंपॉर्टेंस, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। याद है सबको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। चलिए, हाँ, वेरी गुड। तो हमारे यहाँ भी कंट्री ने बच्चों राफेल जेट खरीदे, इजंट इट? अब 10-20 हजार का तो सौदा था नहीं, ये लगभग 60,000 करोड़ का सौदा था। कितने का? 60,000 करोड़ का। तो भाई हमने 60,000 रुपए हवाई जहाज पे क्यों खर्च किया? नेचुरली ट्रू, हमारे पास पैसा था, और पैसा था देश की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। वो पकड़ लिए थे हमारे अभिनंदन को, और F-16 यूएस का यूज कर रहे थे पाकिस्तान वाले। यूएस भी समझ गए लोग ठीक नहीं है, डराया धमकाया तो अपनी औकात पे चले आए। तो अब हमको लगा कि भाई F-16 से बेटर प्लेन हमारे पास होना चाहिए, तो हमने किसे खरीद लिया? राफेल जेट को खरीद लिया। क्या नहीं गिरता है, उससे बेटर परफॉर्म करता है, समझ में आ गया? जैसे ये मैक्सिमम लगभग 2300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेता है, ये लगभग 2400 तक चला जाता है। ये 55,000 फीट तक की ऊंचाई पे चला जाएगा, ये भी लगभग 50-55 तक चला ही जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? सर हम भी F-16 खरीद लें यूएस से, यूएस F-16 जब बेचता है ना तो उसमें चिप लगाता है कि वहीं बैठे बैठे लॉक कर देंगे प्लेन की वर्किंग को, अगर आप उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए इंडिया इस चक्कर में रहना नहीं चाहता, हम इंडिपेंडेंट प्लेन चाहते हैं। तो इस समय पे इंडिया को तो यूएस से बोलना चाहिए था कि आप पाकिस्तान को समय लॉक कर देते जब वो हाँ तो उन्होंने बोला ना, तभी तो उनकी हालत खराब हुई कि हमारा साथ तो चाइना भी नहीं दे रहा, यूएस भी नहीं दे रहा, टर्की भी नहीं दे रहा, यूएई भी नहीं दे रहा है, और कोई बचा ही नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया अभिनंदन अंकल को। समझ में आई बात? चलिए, ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। गॉट इट? तो आजकल इसरो इसरो बहुत चल रहा है, तो मैं इसरो का ही ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली इसरो ने बच्चों 104 छोटी छोटी सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की थी। क्यों ये सब हरकतें हमारा इसरो करता रहता है? ताकि हम भी स्पेस रेस में जब शामिल हो जाएं तो पूरी दुनिया हमको उसी निगाहों से देखे जैसे वो यूएस, चाइना, रशिया, जापान इन कंट्रीज को देखती है कि हम भी इनसे कम नहीं है। तो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में अपनी बातें उनको बता पाए कि हमारी भी इनकम है, हमारी भी कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंडक्ट करने की, तो लोगों के अंदर भरोसा बढ़ेगा हमारा। तो 2 साल पहले डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया था। हाँ, तो अभी 2030 में इंडिया अपना वो लॉन्च करने वाला है, स्पेस स्टेशन चिल्ड्रन। तो अभी जो स्पेस स्टेशन है वो तो 4-5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, 2030 में हमारा इंडिपेंडेंट होगा। तो हाँ, आने वाले टाइम पे जो ये लेजर वॉर की बात आ रही है कि ऊपर स्पेस स्टेशन से लेजर बीम्स फेंकी जाएंगी, तो जब हमारा भी स्पेस स्टेशन ऊपर होगा तो जो हमारे ऊपर लेजर अटैक की कोशिश करेगा, हम भी उसके ऊपर लेजर अटैक तो ना वो हमारे ऊपर करेंगे ना हम उनके ऊपर। तो एक तरह से डराएंगे, बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। व्हाट इट? समझ में आ गई बात? चलिए, स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन रिसर्च। अब आपको मान लीजिए बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है इंडिया में, और ये सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो ऑटोमेटिकली बच्चे की मार्कशीट पिछले 5 साल की देख के बता देगा कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। अब इसके लिए आपको ढेर सारे लाखों बच्चों पे रिसर्च करना पड़ेगा, उनका डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको सॉफ्टवेयर बनाने की में हेल्प मिलेगी, सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो बिना डेटा के रिसर्च करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यू नीड टू कलेक्ट दैट डेटा, यू विल एनालाइज दैट, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन वगैरह वगैरह हम यूज करेंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स के डेटा में कितना चेंज आ रहा है, कितना 10th से लेके 12th तक में डिविएशन आता है, वो डिविएशन आप सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे। तो कोई भी बच्चा अपने 9th और 10th के मार्क्स डालेगा ना, उसके पेरेंट्स को एक प्रिडिक्शन हो जाएगा कि इसका 12वीं में नंबर
कितना आएगा, अकॉर्डिंगली वो उसका करियर प्लान कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। अचानक से पढ़ने ज्यादा लगा यार। हाँ, वो एक एक्सेप्शन होगा। कोविड-19 का डेटा कंपनीज के पास है, किस दवाई ने किस पेशेंट को किस मैग्नीट्यूड तक ठीक किया। अब मान लीजिए 10 साल 20 साल बाद ये प्रॉब्लम फिर आती है, तो हम इस डेटा को यूज करेंगे कि भाई ये दवाई इतने परसेंटेज एफिकेसी मेंटेन करती है, एफिशिएंट है, ये वाली इतने परसेंट, ये वाली इतने परसेंट। समझ में आ गया? तो मान लीजिए किसी कंट्री में सिर्फ 1% लोग इन्फेक्टेड हैं, तो हम यहाँ दवाई पे खर्च नहीं करेंगे, यहाँ कहेंगे प्रिकॉशन से ठीक हो जाएगा। बट अगर उस कंट्री में 25% लोग इन्फेक्टेड हैं, तो हम कहेंगे कि भाई ओरल वैक्सीन ले लो। बट अगर 75% लोग वैक्सीन हैं, सॉरी इन्फेक्टेड हैं, तो हमें फास्ट काम करना है, तो यहाँ पे इंजेक्शन यूज किया जाएगा। तो अगर डेटा ही ना हो हमारे पास, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे चीजों को? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? सो जितने लॉस चलते हैं, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा बहुत कभी कभी एग्जाम्पल आपको दिया है, बेसिकली आपके 12th के सिलेबस में है। तो व्हाट वी से चिल्ड्रन, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो पब्लिक क्वांटिटी कम खरीदना चाहती है। जब आप क्वांटिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो आपकी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो इसीलिए पीवीआर वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में टिकट का प्राइस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उस समय मूवी देखने की चाहत ज्यादा होती है। बट धीरे धीरे मैक्सिमम पब्लिक जब मूवी देख लेती है, व्हाट दे स्टार्ट डूइंग चिल्ड्रन, वो प्राइस रिड्यूस करते हैं, ताकि हमारे जैसे गरीब लोग भी मूवी देखने जा पाए। समझ में आई बात? तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेल अंडरस्टूड। पक्का? तो गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई कैसे अपनी पॉलिसी बनाए। गवर्नमेंट को पता लग गया इंडिया में 12.5% लोग गरीब हैं, इंडिया में पता लग गया कि 5% बच्चे तो भाई एजुकेशन ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ये 5% का जो नंबर है इट इज अराउंड 1 करोड़, अराउंड 1 करोड़। और कंट्री में ये बच्चे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और कंट्री में 10 लाख स्कूल्स हैं चिल्ड्रन। तो हर स्कूल को बोला जाएगा कि आप कम से कम 10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए। कितने बच्चों को? एंड इन ल्यू ऑफ दैट हम आपके वाटर टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी और लैंड टैक्स वगैरह में डिस्काउंट दे देंगे। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट का एजुकेशन अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, स्कूल को टैक्सेस में छूट मिल जाएगी। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? और कुछ 2-4 बढ़िया इंजीनियर इसमें निकल गए तो हमारे इसरो में और आईटी में फायदा हो जाएगा। कुछ अच्छे डिजाइनर निकल गए तो एनआईएफटी को फायदा हो जाएगा, फिर उनसे टैक्स भी ले लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नो एक्टिविटीज एंड सो कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ लिख के कमाएंगे ना बच्चे, तब हम टैक्स ले लेंगे आपसे, तो जितना आपको छोड़ा था उतना फायदा हो जाएगा। सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म। समझ में आई बात कि नहीं आई? कंफर्म? चलिए, गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई रैन बसेरा टाइप हर रेलवे स्टेशन पे कुछ सेंटर्स बना दिए जाएं। इससे फायदा क्या होगा? जो गरीब पैसेंजर्स हैं, जिनके पास होटल में स्टे करने का पैसा नहीं है, वो कम से कम मरेंगे नहीं, वो जिंदा रहेंगे तो अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे, पाल पोस पाएंगे, उनके बच्चे बड़े होके बड़े इंडस्ट्रीज भी बन सकते हैं, अच्छी जॉब्स में जा सकते हैं। प्लस कंट्री में पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो दे कैन एक्ट एज कंज्यूमर्स ऑल्सो। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेसमैन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस डेटा की? भाई मेरे जैसे टीचर को पता है कि स्टूडेंट्स आर नाउ अडेज नॉट इंटरेस्टेड इन वेस्टिंग देयर टाइम। उनको पढ़ाई बहुत करनी है, समय बहुत कम है। स्कूल से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से स्कूल, घर वगैरह जाने में दिन भर का 2-3 घंटा वेस्ट होता है। तो आई कैन इम्पार्ट माई लेक्चर्स इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में क्या होगा? टाइम पूरा का पूरा बच जाएगा। गवर्नमेंट ने डेटा देखा, साल भर में इंडिया में कितना फ्यूल यूज होता है, कितना कार्बन एमिशन होगा, कितना इससे इकोनॉमी का लॉस होता है, कितने लोगों को दमे की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर जाए कंट्री, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी 75% तक रिड्यूस हो जाएंगी। और गवर्नमेंट इन सारी प्रॉब्लम्स पे लगभग 2000 करोड़ रुपए साल भर में खर्च कर देती है। अगर ईवीज के रजिस्ट्रेशन को फ्री कर दिया जाए तो गवर्नमेंट का 2000 करोड़ का नुकसान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2000 करोड़ यहां पे नुकसान झेल लिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस माफ कर दिए स्टार्टिंग के 4-5 साल, ये जो 2000 नीचे फालतू में खर्च करना पड़ता था ये भी तो खर्चा बच गया पूरा का पूरा। तो इस गवर्नमेंट एट अ लॉस। हाँ, फ्यूल इंपोर्ट करते थे, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती थी, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती थी, बच्चों को आइस का प्रॉब्लम हो रहा है, कितना नुकसान है कंट्री को। और गवर्नमेंट को इन सब चीजों को सेव करने के लिए 2000 करोड़ खर्च करना पड़ता है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ कमाया, उसमें से फालतू की चीजों पे 2000 करोड़ खर्च कर दिया,
तो बाकी प्रोग्राम्स के लिए कितना पैसा बचा? 8,000 करोड़। अब गवर्नमेंट ने कहा फ्यूल को हम अबैंडन करने जा रहे हैं, पब्लिक व्हीकल्स तो चल ही नहीं सकती पेट्रोल और डीजल वाली, कुछ टाइम में प्राइवेट व्हीकल्स को बैन कर देंगे एंड एवरीबडी वुड बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू ईवीज। बट भाई ईवी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को आपको अट्रैक्टिव ऑफर देना पड़ेगा। तो आने वाले 5 साल में अगर आप ईवी खरीदते हैं, नंबर प्लेट फ्री में मिलेगी, रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं, मतलब पैसा नहीं, इंश्योरेंस भी नेग्लिजिबली एक तरह से फ्री रहेगा। तो गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन किया ये हरकत करने पे 2,000 करोड़ का नुकसान है। फ्री कर रहे हैं ना, हम टैक्स नहीं ले रहे आपसे, और ये जो 2,000 करोड़ रुपए फालतू में खर्च होता था ये भी अब नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया क्या? इसीलिए सब्सिडी दे रहे हैं ना कि हमको खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो हम आपसे लें और खर्च करें, तो आपको ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर दे कि भाई आपसे पैसा लेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? बट आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो। तो लॉजिक इज कि गवर्नमेंट को लोगों की हेल्थ पे, बच्चों की हेल्थ पे 2,000 करोड़ रुपए साल भर में फ्री खर्च करना पड़ता था, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हॉस्पिटल्स में। अब जब ईवीज आ जाएंगी, पॉल्यूशन फ्यूल व्हीकल से कम एमिट होगा, तो लोगों को एस्थमा का इन सब प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, तो गवर्नमेंट को फ्री मेडिसिन आपको देनी नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ये सारा काम जो भी करती है बच्चों, सब डेटा के बेसिस पे करती है। जब डेटा होगा तभी हम ये काम कर पाएंगे। हाँ बोलिए। अरे कुछ कॉपी करने से फायदा नहीं है, कुछ भी लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ईवी का, बस याद आ जाएगा। आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मुझे डर क्यों है? डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीजिए। समझ में आई बात बच्चों? पक्का? क्यों गवर्नमेंट योगा को इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर रही है? ताकि हेल्थ अच्छी हो, फ्री में जो मेडिसिन देनी पड़ती है वो खर्चा कम हो जाए। तो गवर्नमेंट ने देखा कि 2021-22 में हमने मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी हॉस्पिटल्स के थ्रू 4,570 करोड़ रुपए की दवाई फ्री में बांटी है। समझ में आ गया? अगर योगा प्रोपोगेट करने में 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दें, कितना, और सारे इंडियंस योगा करने लग जाएं, तो उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है काफी हद तक कम हो जाएंगी। और ये जो 4,570 करोड़ की दवाई फ्री में देनी पड़ रही है, ये खर्चा गवर्नमेंट का कम होके कितना हो गया? 570 करोड़। तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट कितना है जरा देख लेते हैं। 1,000 करोड़ ये खर्चा, 570 ये खर्चा, और पहले कितना हो रहा था? 4,570। 3,000 करोड़ बच गए कि नहीं बच गए सरकार के? तो इसलिए गवर्नमेंट ये सब प्रोग्राम्स करती है। योगा वगैरह पे सब्जेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए। क्यों गवर्नमेंट ने एआई को, गेमिंग को और चिप मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में पॉपुलराइज किया? हमारे बच्चे जब एआई स्कूल लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो हमें दूसरी कंट्रीज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स खरीदने नहीं पड़ेंगे, जिसमें करोड़ों डॉलर खर्च होता है। इवन हम दूसरों को एक्सपोर्ट करेंगे वो चीजें। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, कुशल जी, नमन जी, तुषार जी, कोई क्वेरी बच्चों? चलिए, तो limitations of statistics we'll be doing in the next lecture children. Okay.